आज सुबह ही से रशीदुल हसन और कमर अली मुराद का इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ सड़क पे खड़े होके। कुछ व्यूअर्स मुझे ये कहते हैं कि मैं किसी कमरे में बैठ के उन्हें तारीख़ के वाक़यात सुनाऊँ। ये मैं कर नहीं सकता क्योंकि लाहौर और उसके गिरदोनवा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में तारीख़ जगह जगह मुजस्सम है, इमारतों की सूरत में, मकाबिर की सूरत में, मज़ारों की सूरत में, गौशालों मंदिरों की सूरत में, गुरुद्वारों की सूरत में, हवेलियों की सूरत में जगह जगह तारीख़ बिखरी है। मैं कैसे एक कमरे में बैठ के व्लॉग बनाया करूं? आज सुबह इसे इंतज़ार कर रहा हूं कि कमर अली मुराद और रशीदुल हसन आए। लीजिए आ ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक सर, आप सुनाओ? ऊपर टेरेस पे बच्चे अलविदा कहने के लिए आए हुए हैं। ये भी बाल वाला बहुत शौक से देखते हैं, तारीख़ में दिलचस्पी लेते हैं, थोड़े कंफ्यूज भी हैं कि अरबों के साथ अपनी तारीख़ को जोड़ा जाए या सिखों, हिंदुओं, बुद्धिस्ट्स, शामन्स के साथ, क्योंकि हर जगह जाते हैं, फिरते हैं, तारीख़ का मुआयना करते हैं, तारीख़ का तजुर्बा करते हैं। सर वैसे फ्रूट जड़ा ना साड़ी जिंदगी वास्ते बहुत ज़रूरी है। मैं डेंगी तो हट के गल कर रहा सर। तो जूस जड़ा है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जूस जल्दी जाए बकुआ ते पहुँचता है। नहीं यार, तारू एहसास होना है सुमरे आगे है कि जूस जरूरी है। ये डेंगू की वजह से हुआ है। डेंगी सर, डेंगी तो वैसे भी ज़रूरी है सर। डेंगी तो एक साइड से रखो ना, वो तो एक मच्छर अपना काम दिखा जाता है। फ्रूट वैसे साड़ी जिंदगी फ्रैश फ्रूट ना बहुत ज़रूरी है सर। भाईजान मैं तुझे सानू सिर्फ मशवरा या नसीहत ही करोगे, कभी ऑफर भी करोगे कि यार कोई फ्रूट कोई जूस पियोगे भी सही, या सिर्फ साड़ी नहीं सर, तालीम वास्ते फ्रूट खवा देना दोनों। अच्छा, बहुत आला किस्म का फ्रूट है, साढ़े स्टमक वास्ते बहुत अच्छा है। तो जूस तो फिर कभी पिया देंगे सर, पिया देंगे फिर कभी चीज़ भाई यार इत्थे। हाँ केड़ा फ्रूट सर, वो सामने देखो कितना सोना अमरूद लगे है। हाँ अमरूद सोना गला अनार अनार सोना गला अनार और सेब दिया करके को अमरूद ने ठीक है सर। तुहानू अनार का जूस पियावांगा 2024 जनवरी च। मंटो ने कहीं कहा था कि वेश्या अपनी तारीख तिजारत के बावजूद रोशन रूह की मालिक हो सकती है। खूब कहा था। मुझे आज बेमकसद घूमना है, और जब भी मैं बेमकसद घूमता हूं उसका मतलब ये होता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन उसका मुजस्सम इजहार मेरे सामने या तो है नहीं या मैं वो दिखाना नहीं चाहता। मुझे जाना है बाज़ारे हुस्न, हीरा मंडी। मैं वहां जाऊंगा, उस जगह जहां कभी हीरा मंडी थी मैं जाऊंगा। मैं अपनी वीडियोस में सैकड़ों बार वहां से गुजरा हूं, लेकिन पुरानी हवेलियां देखने, फूड स्ट्रीट देखने, कबाब खाने, पंजे के पाए खाने, बारूद खाना हवेली देखने, बादशाही मस्जिद देखने, शाही कला देखने। लेकिन पिछले दिनों कुछ व्यूअर्स ने हीरा मंडी दिखाने पे इतना इसरार किया कि मैं ये वीलॉग बनाने पर मजबूर हो गया हूं। मुझे उस बाजार को अपनी आखिरी हालत में देखने का इत्तेफाक हुआ आज से 30 बरस पहले। मुझे बेकस और मजबूर औरतों की जिल्लत आमेज़ जिंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आया, जिन्हें पैसे वालों ने, नौ दौलतों ने, हवस के पुजारियों ने महज एक कमोडिटी बना रखा था। मेरा दिल बहुत बुरा हुआ, उसके बाद मैं कभी नहीं गया। और मुझे हैरत है, कुछ लोग उसे रोमांटिसाइज करते हैं। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि मुझे वो अजीब मरीजाना सी अजियत पसंदी का शिकार नजर आते हैं। आगा शुरुश काश्मीरी से लेकर फौजिया सईद तक फ्रॉन नेविल ने, लुइस ने और बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हैं, फिल्में बनाई हैं इस बाजार पे जिसे हीरा मंडी कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने यहाँ धंधा करते हुए किसी मजबूर औरत की कहानी उसकी ज़बानी लिख डाली। इस मौजू में आमतौर पर दिलचस्पी लेने वाले किसी शरीफ ज़ादी के हीरा मंडी पहुंचने की कहानी सुनना चाहते हैं। उनके लिए सबसे दिलचस्प कहानी वही होती है। बहरहाल मैं इस बाजार के कुर्ब जवार में घूमते फिरते इसकी तारीख और अपनी बिसात के मुताबिक बात करूंगा। कुछ कोताही हो जाए, कुछ कमी रह जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मेरा मौजू कभी रहा नहीं।
हाँ, अलबत्ता सादत हसन मंटो को पढ़ के मुझे ये एहसास हुआ कि कोई राइटर कैसे किसी औरत, चाहे वो कोई तवाइफ है या किसी और पेशे से मुतालिक, उसके एहसास को कैसे खंगालता है। मैं 30 बरस पहले यहाँ एक शॉल खरीदने आया तो शाम के धुंधलके में तबले, सारंगी और सितार की कभी मध्यम कभी ऊंची आवाज नीम तारीकी और पीली रोशनी में मदगम होकर सांस को मुअत्तर किए दे रही थी। दूर किसी किवाड़ की ओट में किसी मलगुजी रोशनी से माला माल चूड़ियों की खनखनाहट, सुर्ख साड़ी का सरकता आंचल, दबी दबी सी हंसी मेरे दिल पर बोझ डाल रहे थे। घबराहट मेरे शौक और तजस्सुस पे हावी थी। 30 बरस पहले की बात है। मैं एक 20 साल का लड़का था। मैं वहां रुकना चाहता था, मैं वहां से भाग जाना चाहता था। कभी वहशत थी, कभी सुरूर की कैफियत। ये मेरा हीरा मंडी से पहला और आखिरी तारुफ था। उसके बाद आज यहाँ आया हूं। आईने अकेले हैं और बालकनियां वीरान। चूड़ियों की खनखनाहट जूतों के कारखानों में खड्डियों की बेहंगम आवाज में बदल गई। सारा रोमांस, सारी अजियत, सारी मरीजाना लज्जत जूतों के डिब्बों की धमाधमी में ढल गई है। ढोल पीटने वाले अब भी यहाँ बैठे हैं। माशाल्लाह 5वीं पीढ़ी तो आ रहा साडी पूरी भी जाते आ रहे जी 5वीं पीढ़ी तो जी। लाहौर इसके नार सा हो गए। लाहौर च सिर्फ साडा बाप आया सी, बाकी हाँ उन्होंने इत्थे आके मकसद अपना नाम किया। उन्होंने नाम लाल सिंह ढोल वाला सी जी, बड़ा नाम होया उन्होंने। फिर उनके नाम लैके अगे असीं टुरे। इस बाजार में बैठी औरत के हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ नाम रहे। शुमाली हिंदुस्तान में तवाइफ, जुनूब में देवदासी, बंगाल में बाईजी, गोवा में नाइकन और फिर बरतानवी दौर में नाचकर, कस्बी, वेश्या, जाने क्या क्या नाम रहे। लोगों ने इनके बहुत नाम बदले, लेकिन इस औरत के एहसास को नहीं समझा। मंटो कहता है हर औरत वेश्या नहीं होती, लेकिन हर वेश्या एक औरत होती। मुझे घिन आ रही है अपने आप से कैटेगराइज करते हुए एक औरत को, किसी कस्बी, वेश्या, नाच गर्ल या किसी भी ऐसे रूप में जिसे वो मजबूरन अपना पेशा बनाती। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बाजार तक पहुंचते पहुंचते तवाइफ किस किस मर्तबे, पेशे, इदारे से वाबस्ता रही है। यानी आप ये देखिए कि कहीं वो अमर पाली है, अपने जीवन में आम के दरख्त के नीचे पड़ी शीर खार बालिका से विशाली की हसीन तरीन तवाइफ बनती और फिर खुदा की दासी बनकर उसके धर्म का प्रचार करती फिरती। 5 सदी क़ब्ल मसीह के ड्रामा निगारों के यहाँ देखिए, भाषा और शद्रका के यहाँ वसंत सीता पुरुष का दिल बहलाती, इसे आसन सुखाती नजर आती है। 19वीं सदी में उमराव जान अदा तख्लीक होता है तो लखनऊ के कोठों की कहानियां और ही रंग में सामने आती। और फिर मंटो आते, तवाइफ के एहसास को हर पहलू से टटोलते। शौरा ने तवाइफ की हर अदा को मौजू बनाया। किसी ने मरघट का फूल कहा तो किसी ने शाखे गुलाब, किसी ने कैफ मुजस्सम कहा तो किसी ने शौक सराब, किसी ने नाज़ा वशवा वदा कहा तो किसी ने सफीना गम दिल। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में तवाइफ का तसव्वुर बदकिस्मती से औरत को चादर और 4 दीवारी तक महदूद रखने से ममलू है। मैं जानता हूं बहुत से लोग इस बात पर एतराज करेंगे, तशनाम तराजी करेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन यह हकीकत है। हमने जब औरत को इल्म कमाल से दूर रखा, इनफरादी आज़ादी को सलब किया, नेकी बदी और इज्जत और हुर्मत के तसव्वुरात उसके साथ नथी किए, उसको मिल्कियत समझा, पढ़ने लिखने से दूर रखा, तो एक औरत
عورت کو کچھ کرنا تھا اپنے کریٹو پوٹینشل کو یوز کرنے کے لیے. اس نے اپنی تخلیقی قوت کو استعمال تو کرنا تھا. اس نے اپنے جذبات کا اظہار کہیں تو کرنا تھا. کہیں مجبوری میں, کہیں محجوری میں, کہیں محبت کی چوٹ کھا کے. جب ہم نے عورت کو حرم سراؤں, زنان خانوں اور چار دیواری تک محدود کیا تو اس نے اپنے جمالیاتی حس اور اپنے کریٹو پوٹینشل کو کوئی تو اظہار دینا تھا. عورتوں نے رقص و موسیقی, شعر و نغمہ, سخن فہمی اور آرائش و آداب کی طرف توجہ دی. ہندوستان میں مغلوں کے آنے سے بہت پہلے عورتیں تفریح کا سامان مہیا کرتی تھیں. یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو مغلوں ہی سے شروع کیوں کرتے ہیں, اور یہ بجا ہے. یہ اعتراض بالکل درست ہے, لیکن قصہ کچھ یوں ہے کہ ہندوستان کی ہزاروں برس کی تاریخ میں کبھی طوائف کا پیشہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوا. مغلوں نے ان عورتوں کے فن کو قدر عزت بخشی. آئین اکبری میں لکھا ہے کہ مرد پکھاوج اور رباب بجاتے ہیں جبکہ عورتیں گاتی اور ناچتی. اکبر نے ناچنے گانے والیوں کو کنچنی کہا, یعنی زرگار والی. شہزادے اور شرفا انہیں دعوتوں پر بلاتے ہیں. مرد پونگی, میردنگ, جھانج, گھگری, سارنگ بجاتے. عورتیں گھنگرو پہن کر ناچتی. یہ ایک طائفہ تھا. جب سے ہیرا منڈی کی دور اچھا ہی تھا, کاروبار تھا, سکون تھا, لوگوں میں پیسہ بھی ہوتا رہا. جس کام پہ عروج پہلے تھا وہ عروج نہیں آ سکتا. تو اب یہ کو کون خریدتا ہے؟ یہ جو کرسچن لوگ ہیں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں, عیسائی لوگ ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں. سکھ اپنا بھجن گاتے ہیں. مذہبی کام رہ گیا اب. یہ تو دادے پردادے سے آپ یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں, اور کام اگر ختم ہو گیا آپ چھوڑتے کیوں نہیں کام؟ یار ہم کیا کریں گے, اور ہمیں کوئی کام آتا ہی نہیں ہے. وہ گنیریا بھیجنا شروع کر دیں. طوائف کی ثقافت ہائبرڈ ہندو مسلم تھی. شمالی ہندوستان کی طوائفوں کو دولت, طاقت, عزت اور سیاسی رسائی حاصل تھی. یہاں تک کہ سردھنا کی حکمراں بیگم سمرو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز طوائف ہی کے طور پہ کرتی ہیں. یہ 1753 سے 1836 کا دور ہے. آپ اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی بیگم حضرت محل کو دیکھ لیجئے, وہ بھی ایک طوائف ہی تھی. عمراء اور شرفاء طوائفوں کے ساتھ تعلق کو فخر سمجھتے تھے, اور بعض اوقات ان کی ساکھ طوائفوں ہی کے دم سے قائم رہتی تھی. مثلاً 1913 میں حکیم مہدی جو اودھ کے وزیر اعظم بنے, اپنی کامیابی کے لیے ایک طوائف کے مرہون منت تھے جس کا نام تھا پیارو. کہتے ہیں طوائف نواب جان مرزا غالب کی غزلیں نہ گاتی تو شاید ان کی دہلی میں ایسی پہچان نہ بن پاتی. مرزا غالب نہ بنتے. مرزا غالب کی غزل دربار تک نہ پہنچتی, عوام تک نہ پہنچتی. گوہر جان کلکتے والی کو کون نہیں جانتا. آرمینیائی باپ اور برطانوی ماں کی بیٹی گوہر جان ہندوستان میں پہلا گیت ریکارڈ کروایا. 1902 سے 1922 تک انہوں نے 600 سے زیادہ گیت ریکارڈ کروائے, اور ہر گیت کے آخر میں بڑے ٹھسے سے کہتی تھی, مائی نیم از گوہر جان. اکبر الہآبادی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ شعر کہا, خوش نصیب آج جہاں کون ہے گوہر کے سوا, سب کچھ خدا نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا. قرۃ العین حیدر نے گردش رنگ چمن میں لکھا کہ جب فیروز شاہ مہتا نے گوہر جان کے گیت کی تعریف کی تو گوہر جان نے انگریزی میں اچھی خاصی تقریر جھاڑ دی. ان کا کہنا تھا کہ عربی, فارسی, فرینچ اور انگریزی میں طاق تھی گوہر جان. گیت تو خیر انہوں نے بہت سی زبانوں میں گائے. دولت ظاہر ہے یوں ان کے پاؤں چومتی کہ ایک دن گورنر کیلکٹا اپنی فون پر کہیں جا رہے تھے کہ 6 عربی النسل گھوڑوں کو ایک بگی کھینچتے دیکھا. اس زمانے میں صرف راجے مہاراجے اور گورنر ہی کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس طرح بگیوں پہ پھرے جن کو 6 گھوڑے کھینچے.
गौहर जान का तमतराक देख कर शशतर रह गए। कानून हरकत में आया, उस पर अमल दरामद के लिए गौहर जान को 1000 रुपया जुर्माना कर दिया कि वो कौन होती हैं 6 अरबी नस्ल घोड़ों को एक बग्गी से खिंचवाएं और उसमें बैठ के बड़े तमतराक से फिरें। गौहर जान ने क्या किया, उन्होंने जुर्माने की रकम जमा करवाई, रोजाना जुर्माने की रकम जमा करवाती और मजे से फिरती। लाहौर की तवाइफें भी अदब व आदाब में कम नहीं थी। वालिय खैरपुर सिंध मीर अली नवाज शायर थे, नाज तखल्लुस करते थे। ये जिसन कॉलेज से फारिग तहसील थे। एक बार हीरा मंडी से गुजरे तो इकबाल बेगम की मधुर आवाज ने खींच लिया। बैठ गए, बस फिर बैठे ही रहे, आवाज पर फरिफ्ता हो और ऊपर से मुस्तज़ा दिए कि पटियाला घराने के आशिक अली खां की शागिर्द निकली। बहुत मुखालफत हुई, लेकिन वालिद की वफात के बाद जब मसनद पर बैठे तो इकबाल बेगम से मिलने को बेकरार हुए। उधर इकबाल के भाई बहुत तेज तर्रार थे, उन्होंने वाली खैरपुर की बेकरारी को महमेज दिए रखी। यहाँ तक कि मीर अली नवाज नाज बॉम्बे के गवर्नर को खत लिखने के लिए मजबूर हो गए, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। इकबाल बेगम के भाइयों से मोहब्बत की भीख मांगी। न पूछ दहर में कब से मैं इस तरह खाना खराब हूँ, जो न मिट सका वो तिलिस्म हूँ, जो न उठ सका वो हिजाब हूँ। जिगर मुरादाबादी। बिलाखिर इकबाल बेगम से शादी रचा ली। उसके लिए दिलशाद मंजिल बनवाया, जो किसी महल से कम नहीं था। दिलशाद बाग बनवाया गया, सहरा में तख्त बनवाया गया। रोजाना इकबाल बेगम को फूलों में तोला जाता। इकबाल भी नाराज होने का नाटक करती रहती और वाली खैरपुर टीन की छत पर बिल्ली की मानिंद हर वक्त भागते फिरते। कहते हैं बग्गू मियाँ, जो इकबाल बेगम के भाई थे, बरतानवी करेंसी नोटों से सिगरेट जलाते जिन पर किंग विलियम फिफ्थ की तस्वीर बनी होती थी। एक बार इकबाल बेगम नाराज होकर लाहौर चली गई तो मीर नाज साहब पूरी ट्रेन सिंध से भरकर लाहौर उन्हें मनाने पहुंचे। इकबाल बेगम लेकिन उनकी कभी ना हो सकी। अलबत्ता आखिरी दिनों में वो इकबाल बेगम की संगदिली से बहुत कबीदा खातिर हुए, कहीं सहरा में बसेरा कर लिया। इकबाल उनसे मिलने पहुंची लेकिन वो नहीं मिले। 1935 में इंतकाल कर गए। कुछ हम ही जानते हैं लुत्फ तेरे कूचे का, वरना फिरने को तो मखलूक खुदा फिरती है। लोग आते सन, बड़ी बड़ी दूरों आते सन गाना सुनने वास्ते। उदो 1 रुपए की कापी होती सी, 1 रुपए की कापी कापी चलती सी उदो। अच्छा, वो जो लोग गल्लां करते हैं कि कापी पक्खियां च मारते सन ते ये ते वो इंज करके कापी फड़ी, पिन कड्ढी ते इंज सुक देंदे सन। बड़े बड़े रियासत जेड़े रियासत उधर है सन, जेड़े चौधरी सन वो भी इत्थे आते सन। ते बाजार बड़िया खूबसूरत औरतां होंदियां सन, बहुत अच्छियां खूबसूरत। सजियां सज बन के उन्होंने 11 बजे इधरों आना ते अपने कमरे च बह जाना। पिछे उन्होंने उस्तादा ने बह जाना तबले सरंगी लैके। अच्छा, हाँ जी। कमरे अच्छा, कपड़े शपड़े कैसे पाते होते हैं? कपड़े ड्रेस बड़ा अच्छा। अच्छा, हाँ, मैकअप तो ड्रेस यही तो चीज़ां ने जड़ियाँ रात नूं जेड़े लिशकारे मारदियां ने। नहीं है दसो कि किस लोग कितों कितों आते सर, किस तरह के आते? बड़ी बड़ी दूरों आते सन लोग, गड्डियां गुड्डियां कारां ते आते सन, कारां ते उधर लानियां इधर लानियां कारां ते। बड़े बड़े रईस आए ने इत्थे। वो कहते हैं रईस आए भी बड़े ने तो लुट के गए ने। अच्छा, लुट के हाँ, लेती है कुछ लोग ऐसे मैं देखे ने इत्थे कि बड़े रईस आए ने ते इत्थे जोगे रह गए ने, इश्क दे विच पागल हो गए। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਵਾਇਫਾ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂ, 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਸ਼ਤਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਂ।
ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ? ਨਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ? ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੀਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਛਾ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਣਗੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਸਰ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਹਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਨਿੱਗੋ ਬਾਈ ਸੀ, ਨਿੱਗੋ ਕੰਜਰੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਲਈ ਜਾ, تو میرے چپ کر کے بیٹھی رہے. انہیں پھر ٹائم کمرہ لایا ایتھے تھلے. وہ پھر انہیں کہا تو ٹائم کمرہ کیوں لایا جدوں میں تینوں خرچہ دینا. پھر وہ قتل ہو گئی. اسی طرح نادرا سی ایک سنیارے کے گھر سی, بچے بھی 2 پیدا ہوئے. انہیں کہا جی تو اپنی آج پہ آ جا جتنے گھریلو عورت ہو گئی نہیں باز آئی, وہ قتل ہو گئی. اگے ایک سی انہیں اتنے مار کے تو آپ باہر ملک چلا گیا. ہویا بڑے بڑے نال, لیکن کی ہے ٹکا مل نہیں پہنتا, ٹکا مل نہیں پہنتا. لیکن یہ پھر ہے کہ جڑی مجبور عورتیں ہوندیاں سن گھروں نسیاں نسیاں ہوندیاں سن بیچاریاں, انہاں نوں آسرا دے 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 انہاں طرح زیادتی تے نہیں کردی سن. یہ کچھ ہے نے کمائی کر کے دینی ہے تو اپنے کول رکھنی ہے نا. یہ ساری ساڈے اکھاں سامنے سارا کچھ ہویا, سارا کچھ میرے ساڈے سامنے, یہ ساڈے سامنے ہوندا سی. کیونکہ میں اتنے 22 سال اتنے سودا لایا سامنے دکان پہ, مرغا تے چنے لائے میں, اس طرح ہوندا سی. دہلی کی طوائفیں بھی کم نہیں تھیں. ان میں ایک نور بائی تھیں جو رونمائی کے لیے کسی سے ملنے کے لیے قیمتی تحفے لیتی. پائجامہ نہیں پہنتی تھیں اور بدن کے نچلے حصے کو نقوش کے قلم کی رنگ آمیزی سے پائجامے کی کاٹ کے مطابق رنگین کر لیتی. عمرہ میں بیٹھتی اور وہ ان پر واری صدقے جاتے. طوائف لال کمر پر جہاندار شاہ مر مٹے, اسی لیے اسے گیت گانے والی ملکہ کہتے تھے. ملکہ پکھراج کو تو سبھی جانتے ہیں. ملکہ پکھراج مہاراجہ ہری سنگھ کے دربار میں گاتی اور ناچتی تھی. جدن بائی جو سنجے دت کی نانی تھیں, انہوں نے مووی ٹون کی بنیاد رکھی. اداکارہ نرگس کی والدہ. صرف یہی نہیں کہ طوائفوں نے ادب آداب سکھائے, گیت گائے, فلم دنیا کی بنیاد رکھی. طوائفوں نے تحریک آزادی کے لیے بھی کام کی. گوہر جان نے گاندھی جی کی فرمائش پر ایک کانسرٹ کیا, اور گوہر جان کی فرمائش تھی کہ گاندھی جی خود تشریف لائیں. وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے تو گوہر جان نے 24,000 روپوں سے 12,000 کا چیک انہیں بھیج دیا. عدم میں تعاون تحریک کے دوران میں واراناس میں طوائفوں کے گروہ نے جدوجہد آزادی کے لیے طوائف سبھا نام سے ایک تحریک بنائی. وہ زیورات کے بجائے لوہے کی بیڑیاں پہنتی تھی. جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے طوائفوں پر بڑے ظلم ڈھائے. انہیں چھاؤنیوں میں برطانوی فوجیوں کی تفریح کا سامان کرنے بھیجا جاتا. ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی. تحریک آزادی کی حمایت کی پاداش میں انہوں نے بہت رسوائی بھگتی. وہ طوائفیں جو فن پاروں کی موجد تھیں, انہیں مقبول کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھیں. کتھک, دادرا, ٹھمری میں درک رکھتی تھیں, غزل میں کمال رکھتی تھیں. جنگ آزادی کے بعد فوجیوں کے لیے رقص کرنے اور جسمانی لذت کا سامان بننے تک رہ گئی. نہر سویز کے کھل جانے سے بہت سی میم صاحبائیں بھی ہندوستان آنے لگیں اور اپنے ساتھ وکٹورین اخلاقیات کے تصورات بھی لائیں. We saw actually your YouTube video and that's why we came. Thank you so much. Good to see you. Thank you. Are you guys going upstairs? जी जी आपने already कर लिया. Okay. Thank you so much. You watched the Yeah, we watched it. Very good. For you. Thank you so much.
19वीं सदी में मसीही मिशनरी, हिंदुस्तानी मुस्लिहीन और नौआबादियाती इंतज़ामिया ने तवाइफ़ों के रक़्स व मौसीकी को मुख़र्रबुल अख़लाक़ कर दाना, यानी कि अखलाक के ख़िलाफ़। आहिस्ता आहिस्ता आदाब का सिखाना तो दूर रहा, घर से भागी, मोहब्बत में धोखा खाई, गुर्बत की मारी, घरेलू तशद्दुद से भागी, हर तरह की मज़लूम औरत इस बाज़ार में आ बैठी। तफरीह का सामान नाचने गाने से जिस्म की बेसूद पुकार तक पहुँच गया। तक़सीम के बाद तवाइफ़ों के पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने वाले अपनी दुकान बढ़ा गए और हीरा मंडी में भी रक़्स और जिस्म फरोशी के दरमियान बारीक सी लाइन रह गई। आहिस्ता आहिस्ता हीरा मंडी में नौ दौलतों ने डेरे जमाने शुरू कर दिए। कैसे हैं? बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। थैंक यू। हाउ आर यू? कितने कस्टमर? कैसे आए हमारे करीब? कितने कस्टमर? मुख्तलिफ़ किताबों ने इस बाज़ार की कहानियाँ लिखी हैं, आप पढ़िए। अहमद बशीर की चट्टान में छपने वाली कहानियाँ पढ़िए। शूरश काश्मीरी की किताब का जिक्र मैं कर ही चुका हूँ, उस बाज़ार में। इसी तरह प्रान नेवल की किताब है द नॉच गर्ल्स ऑफ द रॉज, लुइस ब्राउन की किताब है द डांसिंग गर्ल्स ऑफ लाहौर। ये सब बड़ी अहम किताबें हैं। ख़वातीन घरों से भागकर, मोहब्बत में धोखा खाकर, बिकने के बाद भूख से तंग आकर, अदाकारा बनने के शौक़ में अगवा होकर, जुए में हार कर, तवाइफ़ों के यहाँ पैदा होकर, गर्जिए के सितम रसीदा औरतें यहाँ जिस्म फरोशी करने लगी। कुछ पर लोग बाग आशिक होते रहे, किसी पर मर्दानगी का तसल्लुत जमाते, किसी को मिल्कियत बनाने की कोशिश करते, किसी के लिए कत्ल व गारत होती, किसी पर धन दौलत लुटाते, और गाहे गाहे इस्लामाइजेशन शुरू हो गई, जिसके नतीजे में नाच गाना ही ज़ेरे अताब आ गया, कुजा जिस्म फरोशी का धंधा चलता। लड़कियों ने फिल्म और ड्रामों का रुख किया और एक नई क्लास पैदा हुई जो टिब्बी गली और हीरा मंडी से निकलकर पोश इलाकों में चली गई। मैं इस पर इससे ज़्यादा कलाम नहीं कर सकता। मजबूर औरतें, महजूर औरतें, मुआशी हालात से तंग औरतें, समाज की डसी हुई औरतें, सख्त गिर बाप की डांट डपट सहती औरतें, जाने कहाँ कहाँ से अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, मुआश की जिम्मेदारियां निभाने के लिए, पेट का दोज़ख भरने के लिए, कहाँ से किस किस मजबूरी से इस बाजार में औरत आकर बैठी। हमारे लिए ये रोने का मकाम है, रोने का मकाम था। हमने औरत की मजबूरी को, महजूरी को बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। बड़े बड़े शरीफजादे यहाँ आते, अपना गंद उड़ेलते और चले जाते। सादत हसन मंटो का हतक एक खूबसूरत अफसाना है, एक तवाइफ के एहसास पर मबनी अफसाना। आप ज़रूर पढ़िए, हमारे साथ रहिए, अपने कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। ठंडे ठंडे झोंके जब गालों को सिखलाए, तपती तपती गिरने जब बालों को छू जाए, प्यार में कसने को, बाहों में बसने को, मन मेरा लड़ जाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले ऊपर पर चाँद जब आए।